नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। ओंकारेश्वर मंदिर में केदारपुरी के रक्षक बाबा भैरवनाथ की पूजा के साथ केदारनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विशेष पूजा अर्चना के साथ बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली निज धाम के लिए रवाना हुई है। इसके लिए ओंकारेश्वर मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया। धाम के कपाट 10 मई को खोले जाने हैं। ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में बाबा भैरवनाथ की पूजा रविवार शाम 7 बजे शुरू हुई। इस दौरान ओंकारेश्वर धाम बाबा भैरवनाथ के जय घोष से गूंज उठा। मंदिर समिति के अधिकारी ने बताया कि डोली यात्रा का पहला पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी है। 7 मई को डोली यात्रा फाटा, 8 मई को गौरीकुंड और 9 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 10 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल नेहा, आपको बता दें क्योंकि अब जो चार धाम यात्रा की शुरुआत का समय काफी कम है और ऐसे में सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जहां एक और शासन प्रशासन के स्तर पर जो तैयारियां हैं, श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो उसको देखते हुए जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद किया जा रहा है। इसके साथ ही जो अब पूजा अर्चना का कार्यक्रम है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह ही जो पूजा अर्चना कल शाम से शुरू हो गई थी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में, और वहां से आज सुबह पूजा अर्चना के बाद में तमाम श्रद्धालुओं के द्वारा वहां पर जय घोष के नारे लगाए गए और कई कुंतल फूलों से मंदिर को सजाया गया। और वहां से आज जो चल विग्रह डोली है जो केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है और आज ये गुप्तकाशी पहुंचेगी और उसके बाद में ये धीरे धीरे अपना पड़ाव रुकते हुए ये केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जहां पर 10 तारीख को भव्य पूजा अर्चना के बाद में मंत्रोच्चारण के बाद में ये केदारनाथ बाबा के श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए केदारनाथ बाबा के दरबार के कपाट खुल जाएंगे। पवन, क्योंकि 10 मई वो दिन होगा जब कपाट खुलेंगे दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के, उस दिन के लिए क्या कुछ खास तैयारियां हैं और कितनी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है? बिल्कुल 10 तारीख को इस श्रद्धालुओं के लिए चार धाम यात्रा के उद्देश्य से कपाट खुल जाएंगे केदारनाथ बाबा के जो दर्शन के लिए। उस दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचने वाले हैं और उसकी जो व्यवस्थाएं हैं जो कपाट खुलने की, उस व्यवस्थाओं को चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के माध्यम से की जा रही हो या फिर जो दानदाता है उनके सहयोग से भी वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जो व्यवस्थाएं बेहतर हो, भगवान केदारनाथ के भव्य दर्शन हो। और इस मौके पर क्योंकि इससे पहले भी कई बार दर्शनों के लिए जब कपाट खुलते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी या तो खुलते समय या फिर कपाट बंद होते समय वो एक बार जरूर वहां पर पहुंचते हैं। तो इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि किसी न किसी बड़े वीआईपी के पहुंचने की भी वहां पर उम्मीदें हैं। लेकिन पवन, शुरुआती 15 दिनों के लिए वीआईपी दर्शनों के लिए तो शायद रोक लगाई गई थी, इस तरह की भी खबरें सामने आई थी। बिल्कुल नेहा, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में, अभी तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में, इन चारों धामों में ये सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, इसीलिए ये रोक लगाई गई थी। लेकिन जब श्रद्धा भाव होता है और उसके साथ ही जब कपाट खुलते हैं और कपाट बंद होते हैं तो किसी जो आम तौर पर जो वीआईपी है उनके लिए जो दर्शन पे रोक जरूर लगाई गई है श्रद्धालुओं को, ताकि दिक्कत ना हो। लेकिन कपाट खुलने के मौके पर कोई न कोई बड़ा वीआईपी वहां पर पहुंचेगा, क्योंकि ऐसी मान्यता भी है जब कोई बड़ा वीआईपी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, इस तरह के जब कोई वीवीआईपी वहां पर पहुंचता है तो लोगों में विश्वास भी जागृत होता है कि यात्रा सुरक्षित है, यात्रा बेहतर होगी, यात्रा की व्यवस्थाएं भी बेहतर चाक चौबंद है। तभी तो इस
तरह के कुछ संकेत देने के उद्देश्य से कोई न कोई वीआईपी कपाट खुलने के मौके पर पहुंच सकता है। बिल्कुल पवन, हर साल देखा जाता है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रशासन के सामने क्या कुछ चुनौतियां और किस तरह से तैयारियां हो चुकी हैं? हाँ बिल्कुल नेहा, जहां एक और चुनौतियां हैं तो वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या है, और वहीं इससे कहीं न कहीं जो वहाँ की जो आजीविका है, चार धाम पर जो लोग निर्भर हैं, चाहे वो टैक्सी चालक हो, चाहे वो होटल व्यवसायी हो, चाहे वो होम स्टे संचालक हो, या फिर कोई जो प्रसाद विक्रेता हो, या फिर चाहे वो घोड़े खच्चर वाला हो, चाहे वो हेली सेवा वाला हो, ऐसे तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी आजीविका भी इसी चार धाम यात्रा पर निर्भर करती है। चाहे वो डायरेक्ट कुछ लोगों को उससे जो प्रभावित होते हैं, जिनको उससे लाभ होता है, कुछ लोग इनडायरेक्ट तौर पर, यानी कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह से लोगों को इस यात्रा से, इस धार्मिक यात्रा से लाभ मिलता है। और यही वजह है कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। हालांकि प्रशासन के सामने ये चुनौती भी है, इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनकी व्यवस्थाएं कैसे बेहतर हो, उनकी यात्रा कैसे सुगम हो, एक संदेश कैसे बेहतर जाए कि ये यात्रा एकदम सुरक्षित है और यात्रा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है। तो इसलिए सरकार और प्रशासन के सामने जहां एक और चुनौती है, वहीं इन बढ़ती हुई श्रद्धालुओं की संख्या से लोगों की आजीविका बेहतर भी होगी। ये दोनों ही तरह के जो उद्देश्य हैं, वो इस जो यात्रा है चार धाम की, उससे प्रभावित होते हैं, उससे दोनों में फर्क डालती है। और व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी उसकी समीक्षाएं कर रही हैं। मंदिर समिति की ओर से अजेंद्र अजय, जो कि बीकेटीसी के अध्यक्ष है, उनके द्वारा भी व्यवस्थाएं बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं अन्य जो विभाग है, संबंधित विभाग है और संबंधित जिले हैं, उनके जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। चाहे वो जल संस्थान के लोग हों, चाहे वो परिवहन निगम के लोग हों, परिवहन विभाग के लोग हों, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, चाहे वो पर्यटन विभाग के लोग हों, तो ये सभी विभाग एकजुट होकर के सामंजस्यपूर्ण व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए। ठीक है पवन, एक और सवाल, क्योंकि पूरे देश का मौसम लगातार बदल रहा है, चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, आने वाले दिनों में 10 तारीख से लेकर कम से कम एक हफ्ते तक उत्तराखंड का मौसम किस तरह का रहेगा, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? हालांकि अभी मौसम दो चार दिन अभी ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन ऐसा जरूर है कि कई जगह पर आज से 3 दिन के बाद में कुछ मौसम में परिवर्तन हो सकता है। इस तरह की मौसम विभाग के द्वारा एक चेतावनी जरूर जारी की गई थी, लेकिन उस मौसम के बिगड़ने से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, हल्की फुल्की बारिश होगी। तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने से कुछ मौसम में नमी रहेगी। हालांकि अभी बढ़ते हुए टेम्परेचर से ये लोगों को अभी आगामी 2 दिनों तक कोई भी राहत की कोई संभावना नहीं है, लेकिन 2 दिनों के बाद में जब इस तरह से मौसम जब करवट बदलेगा तो उससे मौसम में नमी भी होगी, लोगों को इस गर्मी से राहत भी मिलने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ रही आग की घटनाओं को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेतों में फसल की कटाई के बाद पराली जलाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में भी कूड़े को वन या वनों के आसपास के क्षेत्र में नहीं जला सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को ये निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद सीएम ने सभी डीएम को इस तरह के आदेश लागू करने के लिए कहा है। सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो 1 हफ्ते तक हर रोज जंगलों की आग पर निगरानी करेंगे। तो बता दें आपको, सभी डीएम को आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में अभी तक आग की घटनाएं सामने आ रही हैं।
वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से, उत्तराखंड सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है और पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बता दें आपको, सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से जंगलों में आग लगी हुई है उस पर काबू पाने के लिए एक्शन में रहने की जरूरत है। सभी को पूरी तरह से अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिलों में निगरानी रखने की जरूरत है, जिसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं सभी जिलों के डीएम को कि वो किस तरह से आग पर काबू पाएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। इसको देखते हुए तमाम तरह के फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। इस बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है उत्तराखंड सरकार की ओर से, जहां पर पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। बता दें आपको, लगातार उत्तराखंड में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस पर काबू पाने के लिए लगातार तमाम तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं। ये बड़ा फैसला लिया गया है अब उत्तराखंड सरकार की ओर से और पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बता दें आपको, अभी तक भारी वन संपदा का नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए लगातार बैठकों का दौर जारी था और अब इसी बीच उत्तराखंड सरकार की ओर से, सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजकुमार अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजकुमार, सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से पराली नहीं जलाने का बड़ा फैसला लिया गया, क्या कुछ प्रतिक्रिया है लोगों की? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि उत्तराखंड पूरा आग की लपेट में है, चपेट में है, तो कहीं ना कहीं इसी बात से चिंतित है मुख्यमंत्री। और लगातार हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी था और तमाम जो फॉरेस्ट के बड़े अधिकारी हैं उन सबको, और इसके अलावा डीएम जो है जिलों के, उन सबको कहा गया है कि किसी भी हाल में आगजनी ना हो और लगातार बड़ी बैठकें की जा रही है। आज ये बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अब उत्तराखंड में पराली नहीं जलाई जाएगी। हालांकि उत्तराखंड में हमने देखा था कि पराली जलाने की बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे इसको देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने लगातार सभी डीएमओ को आदेशित किया है कि क्षेत्र में निगाह बना के रखें कि अगर कोई पराली जलाने की घटना सामने आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। लोग भी कहीं ना कहीं सपोर्ट में है सरकार के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगजनी की घटनाएं जो है बहुत ज्यादा इस बार बढ़ी हैं और सरकार के कड़ाई से जब कार्रवाई की गई तो उसके अलावा हमने देखा कि मुकदमे भी कई किए गए जो लोग आरोपी हैं आग लगाने के। तो बड़ा निर्णय है सरकार का, जिसको क्षेत्र के लोग मानते हैं कि ये निर्णय होना भी चाहिए, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, आगजनी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले की बात है जब डोईवाला के दूधली राजकुमार, सीएम की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब जो जिलों के डीएम हैं उनकी ओर से किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से टीमें गठित की जाएंगी ताकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने ना आए? देखिए, सारे डीएम अलर्ट मोड पर हैं। उन्होंने लगातार अपने अधिकारियों के साथ बैठक की है और सबको फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किस समय, क्योंकि गेहूं की कटाई चल रही है और जाहिर सी बात है गेहूं की कटाई के बाद जो घास बचती है लोग उसको जलाने की कोशिश करते हैं। तो सरकार की तरफ से जब दिशा निर्देश मिले तो डीएम ने लगातार एसडीएम को निर्देश भी दिया। एसडीएम ने जो है पटवारियों को कहा है कि आप क्षेत्र में बने रहेंगे, अगर कहीं भी कोई आगजनी घटना सामने आती है तो उस पर तत्काल आप कार्रवाई करेंगे। तो अलर्ट मोड पे प्रशासन भी है, सरकार के दिशा निर्देश हैं, क्योंकि आग पर काबू पाने की कोशिश में लगातार हम देख रहे हैं कि दिन रात प्रशासन लगा है। तो इसी कड़ी में ये निर्णय भी देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं जंगलों की आग से उत्तराखंड बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। बेशकीमती वन संपदा जलकर स्वाहा हो गई है। जंगलों में हरी वनस्पतियों के जलने से निकला धुआं घाटियों में फैल गया है। लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है। वहीं आग की वजह से जंगली जानवर भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इससे जल संकट बढ़ने की भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। बता दें आपको कि वनाग्नि का असर पहाड़ के पर्यावरण और वातावरण में भी पड़ रहा है। इकोलॉजिकल सिस्टम भी गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि कार्बन उत्सर्जन की बात की जाए तो अलकनंदा घाटी में सामान्य दिनों की तुलना में 17 गुना ज्यादा कार्बन बढ़ गया है। इसका खुलासा HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोध में हुई है। बता दें कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में अत्याधुनिक मशीनों के जरिए पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन में नजर रखी जाती है, जिसके लिए वैज्ञानिकों की ओर से एथिलोमीटर विश्लेषक भी लगाया गया है, जिसमें इन दिनों वन अग्नि के बाद से हो रहे कार्बन उत्सर्जन की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही यहां पर एथिलोमीटर से अहम डेटा भी जुटाए जाने की उम्मीद है। शोध करने वाले छात्र अमनदीप बताते हैं कि इस धुंध के कारण आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ होने के साथ ही 2-4
भी होना पड़ रहा है, लेकिन इससे भी दूरगामी घातक परिणाम भविष्य को देखने के संकट लग रहे हैं। बता दें आपको, अगर वनाग्नि की घटनाओं को रोका नहीं गया तो इससे पहाड़ों की पूरी जैव विविधता को बदलने में देर नहीं लगेगी। एक हमें इवेंट मिली है जिसमें ब्लैक कार्बन और फॉरेस्ट फायर की वजह से ब्लैक कार्बन की मात्रा कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे बढ़ती दिखाई दे रही है और काफ़ी दिनों से फॉरेस्ट फायर हो रही है और जिसकी वजह से आज टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट हुआ है और ब्लैक कार्बन की कंसंट्रेशन में भी इंक्रीमेंट हुआ है। आज जैसे कि विजिबिलिटी भी बहुत कम दिखाई दे रही है और जैसे कि हम पिछले 3-4 दिन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उसमें जो एवरेज डेटा हमें मिल रहा है वो 2000 से 3000 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब में मिल रहा है ब्लैक कार्बन का और आज जो है वो 10 से 16 टाइम्स बढ़कर हमें वैल्यू मिल रही है और आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी भी बहुत कम दिखाई दे रही है और टेम्परेचर भी उनकी जो है। देखिए, जो वनाग्नि है जिसको हम फॉरेस्ट फायर बोलते हैं बेसिकली, इससे जो है हमारी आंखों में नुकसान हो रहा है। जैसे सुबह उठते हैं उसमें आंखों की जलन वगैरह महसूस हो रही है हमें। हमारे जो बॉडी में है, जो हम सांस ले रहे हैं उस सांस को लेने में भी हमें तकलीफ हो रही है। हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन हमको मिल नहीं पा रही है इस फॉरेस्ट फायर की वजह से, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है और जो हमारे आसपास में जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए भी ये बहुत हानिकारक है। और इस फॉरेस्ट फायर की वजह से जो ब्लैक कार्बन ऊपर जा रहा है ये सीधे हमारे ग्लेशियर्स को भी इफेक्ट कर रहा है और उस वजह से जो ग्लेशियर है वो आसानी से पिघलते जा रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी तेजी से चल रही है। बता दें कि चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार की तैयारी लगातार जारी है। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मास्टर प्लान को लेकर पुनः निर्माण के कार्य चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए पीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि साल 2013 में आई आपदा में केदारनाथ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिसके बाद केदारपुरी नए स्वरूप में निखर रही है। साथ ही बद्रीनाथ धाम को भी अत्याधुनिक नगरी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। जानते हैं कि बद्रीनाथ में और केदारनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान को लेकर के विस्तृत वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। और वर्ष 2013 की आपदा में जैसा कि केदारपुरी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी, ध्वस्त हो चुकी थी, उसके बाद केदारपुरी नए स्वरूप में निखर रही है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है के अनुरूप उसको एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर काम चल रहा है। और दोनों धाम हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं। वहाँ पर मौसम की विकटता रहती है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहती हैं कतिपय बार, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद जो हमारी वहाँ पर कार्यदायी एजेंसियाँ हैं, निर्माण एजेंसियाँ हैं, वो बहुत तत्परता के साथ में उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए पुनर्निर्माण कार्य कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम जब ये कार्य संपन्न हो जाएंगे तो दोनों धाम दिव्य और भव्य स्वरूप में देश दुनिया के समक्ष में। वहीं पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था 3 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर है। हरिद्वार के मठ मंदिरों के दर्शन करने के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं ने अपने परिजनों की अस्थियों को आज मां गंगा में विसर्जित किया। उनके तीर्थ पुरोहितों द्वारा हर की पौड़ी पर पूरे विधि विधान के अस्थियों का विसर्जन कराया गया। बता दें कि जिन दिवंगत लोगों की अस्थियों को आज मां गंगा में विसर्जित किया गया, उनकी मृत्यु कई साल पहले हो गई थी, लेकिन वीजा न मिलने के कारण परिजन उनकी अस्थियों को संभाल कर रखे हुए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान पाक श्रद्धालुओं ने बताया कि जब उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष के लिए अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया जाता है, लेकिन वीजा न मिलने के कारण वो अस्थियों को सालों तक संभाल कर रखते हैं और जब वीजा मिलता है तो सामूहिक रूप से हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन करके मां गंगा की मोक्ष की कामना की जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को अस्थि विसर्जन के लिए विशेष वीजा देने की व्यवस्था की जाए।
क्या है कि वीज़ा की बहुत प्रॉब्लम रही है शुरू से लेकर 71 की जंग के बाद वीज़ा की प्रॉब्लम रही है। वीज़ा बहुत देर से मिलती है। हम श्री नरेंद्र मोदी को ये अपील करते हैं, बेनती करते हैं कि इतने आपने पुण्य के काम किए हैं, एक पुण्य का ये भी काम कर दो कि पाकिस्तानी सिंधी हिंदू यात्रियों को वीज़ा में नरमी करे। 5-5, 6-6 महीने 40-40, 30-30 हज़ार रुपया खर्च करके हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर भी वीज़ा नहीं मिलती। अगर मिलती है तो 5-6 महीने के बाद मिलती है। तो जो प्रोग्राम होता है वो ख़त्म हो जाते हैं। हिंदू धर्म का जितने भी ग्रंथ हैं सब हम सिंध में हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो सभी शास्त्र हम पढ़े हुए हैं। हमें पता है वहाँ ज्ञान गोष्ठी होती है, सत्संग होती है, गीता के बहुत बड़े सम्मेलन होते हैं जिसमें 10-10, 20-20 हज़ार लोग शिरकत करते हैं। तो हमें पता है कि माँ गंगा के सिवा मोक्ष नहीं है। हमने हमारे पूर्वजों के कहीं भी हो, किसी भी जुनी में हो, अगर उनकी हस्तियाँ गंगा में परवार होंगी तो उनको मुक्ति मिलेगी, उनकी सदगति होगी। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म की मान्यता है। उसको पूर्ण करने के लिए हम यहाँ पर अपने पूजनों की अस्थियाँ लेकर लगभग 20-22 प्राणियों की अस्थियाँ आज श्री गंगा जी में प्रवाहित की गई। ये लोग शदानी दरबार के जत्थे में आए हैं। कुछ लोग परिचित हैं, बाकी परिचित भी नहीं रहते, पर ये हमारा एक धार्मिक सेवा है, पवित्र भावना है कि लोगों का अंत भला हो, है ना, उनकी सदगति होनी चाहिए। सिंध प्रांत में ब्राह्मण तो बहुत हैं, है ना, पवित्र सिंधु भी है, परंतु अस्थि प्रवाह तो पूरे सिंधी हिंदू समाज की गंगा जी में ही होती है। गंगा जी के बिना गति नहीं। हमारे पुरोहित भी मतलब युगों से यहीं पर है सिंधु समाज के। तो आज उन प्राणियों का मोक्ष हुआ जिनकी किसी की 2 साल से, किसी की 4 साल से वहाँ पड़ी थी अस्थियाँ। हम एक विशेष बात यह भी रखेंगे कि भारत सरकार ने सुविधा दी है कि हरिद्वार कोई आना चाहे अस्थि प्रवाह के लिए तो 1 हफ्ता की विशेष वीज़ा दी जाए, पर अभी तक सैकड़ों में से 2-4 लोगों को मुश्किल मिली है। तो भारत सरकार ध्यान दे, क्योंकि कितना भी कोई जीवन में सुख भोगे, यश मिले, पर उसका अंत यानी गति अवश्य होनी चाहिए और वह गंगा जी में हो। वहीं सेक्स स्कैंडल में फंसे सांसद प्रज्वला रेवन्ना के मामले को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट करते हुए कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से लेकर घंटाघर तक मशाल जुलूस निकाला। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की अगुवाई में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस में भाग लिया। इस दौरान ज्योति रौतेला ने कहा कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली बीजेपी सरकार अपने आरोपी सांसद को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की खबर सामने आने के बाद भी सत्ताधारी दल के सहयोगी जेडीए सांसद पिछले दिनों जर्मनी भाग गए। ज्योति रौतेला ने कहा, प्रज्वला के सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के कई वीडियो सामने आए हैं। ऐसे में सांसद को वापस भारत लाकर भारतीय संविधान के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, इस देश में जब से भाजपा की सरकार आई, लगातार जो महिलाओं के ऊपर अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस समय कर्नाटका के एक सांसद, जेडीएस के सांसद, भाजपा के सहयोगी दल के सांसद ने के 2900 से ज्यादा वीडियो आए जिसमें उन्होंने 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, दुराचार करा है। उसके खिलाफ ये मशाल जुलूस है और भाजपा की सरकार ने उस आरोपी को, उस दुराचारी को भारत से भागने में मदद करी है। वो जर्मनी जाके छुप गया। हमारी लगातार सरकार से मांग है, आज पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहे हैं कि क्या मोदी सरकार को ये नहीं पता चला कि ये दुराचारी इस देश से कैसे भागा। क्या आज उन महिलाओं, उन बेटियों, उन बहनों के साथ जिनके साथ बलात्कार जैसी घटना हुई, दुराचार जैसी घटना हुई और उनके वीडियो बनाए गए, इतना जो कुकृत्य करता है, उस आदमी को जब यहाँ इस देश को छोड़ के भाग उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।